जब भी बात होती है शिक्षा की, एजुकेशन की, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई सबसे बड़ा बिजनेस सेक्टर है। पैसा बहुत है इस सेक्टर में। को डर नहीं लगा कि भी कश्मीर में मैं जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ वहां पर? ये तो तय था। परीक्षा को पास करने के लिए एजुकेशन नहीं होती है, बल्कि जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए एजुकेशन होती है। आपने 3 इडियट्स देखी है, आपने रेंचो का किरदार देखा, आप अपने आप को रिलेट करते हैं उससे? हाँ, बिल्कुल करता हूं। मेंटोर शब्द जो है, हाँ। उसे आप कैसे लेते हैं? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की जगह ले सकती है या ले चुकी है? ऑनलाइन का बड़ा भविष्य है। कि समय से पहले बच्चे बड़े हो रहे हैं आजकल। आपके लिए राइट एजुकेशन क्या है? जब तक बच्चा घर से दूर नहीं रहेगा तो वो डिसिप्लिन नहीं सीखेगा, मजबूत नहीं बनेगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। घर से दूर रहकर बच्चा बेहतर पढ़ाई कर सकता है, बेहतर विकास कर सकता है, या पेरेंट्स के साथ रहे? गुरु और अध्यापक में फर्क क्या है? एक एज ग्रुप ऐसा भी आता है, बच्चे को अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते, अपने गुरु भी अच्छे नहीं लगते। आजकल के बच्चों को कितनी छूट देनी चाहिए? देखिए, पूरी छूट देनी चाहिए बच्चों को। आजकल होता है ओपन रिलेशन, आजकल होता है सिचुएशनशिप, आजकल होता है फ्रेंड विद बेनिफिट, आजकल होता है हुकअप, आजकल होता है वन नाइट स्टैंड। एजुकेशन सेक्टर में आज सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? बच्चा आना नहीं चाहता। तो आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा जो आपको बार बार याद आता हो? मेरा सबसे बड़ा यादगार लम्हा जो है वो मोहसिन खान है। आई एम प्राउड ऑफ इट। सबसे ज्यादा जो आपको पसंद हो कि ये इनोवेटिव मेथड जो मैंने यूज किया वो सबसे ज्यादा अच्छा था, तो क्या हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि आप राजनीति में आ रहे हैं? आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई जिसका सामना आपने किया और आपको लगा हो कि नहीं अब तो मैं टूट गया। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू MK टॉक्स। और आज माय काइंड ऑफ टॉक करेंगे देश के मशहूर शिक्षाविद, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गाडिया जी से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सवाल आपसे तमाम है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर की जब बात आती है तो ना सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि उनके पेरेंट्स भी, यानी मैं ये कहूँ कि जितनी भी जनरेशन है, तीनों की तीनों पीढ़ियाँ, जब एजुकेशन सेक्टर की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है, एजुकेशन सेक्टर अच्छा चल रहा है या बेटरमेंट की भी इसमें चांसेस हैं। तो तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले आप चित्तौड़गढ़ से आते हैं जी। चित्तौड़गढ़ से दिल्ली का रास्ता ये कैसे आपने तय किया? शुरुआत यहाँ से करते हैं ताकि दर्शकों को पता चल जाए आपकी जर्नी। मैं चित्तौड़गढ़ से मैंने ग्रेजुएशन किया था 1979 में जी। और उसके बाद दिल्ली आ गया था मैं पढ़ने के लिए। मैंने यहाँ से दिल्ली में CA किया, CS किया और लॉ किया जी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और प्रैक्टिस के जब 10 साल पूरे हुए तो सोचा कि क्या खोया पाया, थोड़ा हिसाब लगाते हैं। तो 10 साल में लगा कि पैसे वैसे तो ठीक कमा लिए, क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे इकट्ठे कर लिए, लेकिन मन में एक थोड़ी सी कशिश थी कि भाई हम कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शुरू से ही मैं समाज सेवा में लगा रहा, स्टूडेंट लाइफ में भी, तो मेरा मन कचोटता था कि भाई कुछ तो हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को करें। तो हम 2 पार्टनर थे, दोनों पार्टनर बैठे और दोनों ने कहा कि भाई देखो, सोचते क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि भाई सबसे बढ़िया काम अगर कोई है तो वो है शिक्षा। वो भी नौजवान बच्चों को शिक्षित करें, संस्कारित करें, प्रशिक्षित करें और उनको रोजगार के साथ जोड़ दें, तो ये समाज का सबसे बड़ा काम है। तो हमने कहा फिर सोचना क्या, इसी पे शुरू करते हैं। तो एक किराए की बिल्डिंग में राजनगर गाजियाबाद में कॉलेज शुरू किया और जितनी जमा पूंजी थी उसमें लगा दी और बस वहाँ से शुरू हुए। फिर धीरे धीरे करके अपना कैंपस बनाया वसुंधरा गाजियाबाद में और वो कॉलेज चलने लगा। फिर हमने सोचा कि कॉलेज तो चला रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चे कैसे होने चाहिए। तो हमने सोचा कि भाई देखिए, पैसे वालों के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन है, जो 90% से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो बच्चे 60, 65, 55 वाले हैं और जो मध्यम श्रेणी के हैं या उनसे भी नीचे तबके के जो बच्चे हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ना उस वक्त थी ना आज है। तो उन बच्चों के लिए हमने ये कॉलेज शुरू किया। अपनी फीस बहुत मॉडरेट रखी
और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि मध्यम श्रेणी के, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बच्चे हमारे पास आने चाहिए। और जो 50-55 वाला है उसको अगर हम 65-70-75 पे निकालते हैं और उसको रोजगार के साथ जोड़ते हैं, उसमें आत्मविश्वास बढ़ते हैं, उसमें देशभक्ति का भाव बढ़ते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये आप सर बता रहे हैं कि आपने एक अलग नज़रिए से एजुकेशन को लिया, लेकिन अगर मैं आम जनमानस की सोच के बारे में कहूँ, और मुझे लगता है कि ये आपके द्वारा लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब भी बात होती है शिक्षा की, एजुकेशन की, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई सबसे बड़ा बिजनेस सेक्टर है, पैसा बहुत है इस सेक्टर में, इसलिए हमें एजुकेशन में जाना चाहिए। आप बिल्कुल अलग तरीके से उसे परिभाषित कर रहे हैं अभी। तो आपने शुरू से ही ये सोच लिया था कि नहीं भाई, ये जो एक लोगों के बीच में एक सोच है कि भाई एजुकेशन सेक्टर में पैसा सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर लोगों को जाना चाहिए, काम करना चाहिए, आप उससे विपरीत लोगों की सेवा करने के लिए आप वहाँ पर गए? देखिए, हमारा कभी भी ये एजुकेशन व्यवसाय के लिए नहीं होता है। एजुकेशन एक धर्म का काम है, चाहे किसी भी मजहब में हो। एजुकेशन, शिक्षा करना, बच्चों को शिक्षित करना, इसको में व्यवसाय नहीं देखा जाता। जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से इस एजुकेशन को नहीं लेते। हमने शुरू से ही ये सोचा कि इससे हमको कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक आमदनी होगी, ऐसा हमने नहीं सोचते। हम इतना ही इसमें से निकालना चाहते हैं कि इसका खर्चा निकल जाए और इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है वो होती रहे, बस इससे आगे हमने कभी नहीं सोचा। सोसाइटी के विकास में भागीदार बनने के लिए मैं बताना चाहता हूँ जी, हालांकि ये समुद्र में एक बूंद जैसा है, फिर भी कर रहे हैं। आपके 14,000 बच्चे अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं, और उन 14,000 बच्चों में से 75% बच्चा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का है। और इस 75% में से 90% बच्चा जो है गांव से ताल्लुक रखता है। तो आप जानते हो उनकी क्या इनकम ग्रुप होगी। और वो ऐसा नहीं कोई BA MA कर रहे हैं, वो सब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर रहे हैं। इस तरीके के कोर्सेज वो बच्चे कर रहे हैं। और पूरे देश भर के, राजस्थान के ही नहीं, 29 स्टेट्स के बच्चे हमारे पास हैं और वो पढ़ते हैं, और मिनिमम फीस में। और उसमें भी जो ट्रबल सम स्टेट्स है अपने, जैसे कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, झारखंड है, बिहार है, वहाँ से तो बच्चे जो है वो बहुत सारे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। अभी 3,000 बच्चा कश्मीर का फ्री पढ़ के गया हुआ है, 1,000 बच्चा अभी भी पढ़ रहा है। नहीं, मैं ये सवाल आपसे लेने वाला था आगे चलकर, लेकिन आपने अभी जिक्र कर दिया तो इसे अभी थोड़ा बात कर लेते हैं उसके बारे में। कश्मीर एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ पर आमतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जाने से भी डरते थे। अभी माहौल थोड़ा अच्छा है, बेहतर है वहाँ पर, लेकिन एक ऐसा इलाका माना जाता है कि भाई वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, डर लगता है, वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। ऐसे क्षेत्र में आप गए, वहाँ पर मैंने आपके बारे में जब स्टडी किया तो वहाँ देखा कि 3,000 स्टूडेंट्स को आप वहाँ से लेकर आए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उन्हें एजुकेशन भी दी। ये थॉट कहाँ से आपके मन में आया? आपको डर नहीं लगा कि भाई कश्मीर में मैं जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ वहाँ पर? ये तो तय था कि कुछ तो हो ही सकता है। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको मोहसिन साहब बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में आता है कि मैं बंदूक उठाकर बॉर्डर पे तो नहीं जा सकता, लेकिन बंदूक उठाने वालों के हाथ में कलम पकड़वा सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास मेरे अपने आप में था, बस इतना ही बहुत था। भारत सरकार की एक स्कीम आई, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जी, उसको मैंने पढ़ी और उसमें मुझे लगा कि इसमें तो रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस का 50% गवर्नमेंट दे रही है। मैंने कहा 50% गवर्नमेंट देगी, 50% हम देंगे, और मन की मुराद पूरी होगी कि कश्मीर के बच्चों को हिंदुस्तान के दूसरे एरिया में लाएंगे, उनको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, यहाँ की संस्कृति दिखाएंगे, यहाँ के महापुरुषों से वाबस्ता करेंगे, तो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। ये बात सोची और बस चले गए। और कहाँ गए? 12-13 में गए, जब बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर आतंकवाद का माहौल था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी है इसमें सियासत ज़्यादा है। सियासत ज़्यादा है, वहाँ पर आतंकवाद कम है। आतंकवाद कम है, भाईचारा बहुत ज़्यादा है। और कश्मीर देखना हो तो श्रीनगर मत जाओ,
श्रीनगर से 50-60 किलोमीटर नीचे तक उतर जाओ। आप कश्मीर को इतने अच्छे से जानते हैं, वहाँ के लोगों को इतने अच्छे से जानते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से घूमने जाना चाहता है तो आप ये कह रहे हैं श्रीनगर नहीं जाना चाहिए, असली कश्मीर कहाँ है, कहाँ जाना चाहिए उसे अगर असल कश्मीर देखना है? असल कश्मीर देखना है तो उसको अनंतनाग जाना चाहिए, कुकरनाग जाना चाहिए। इधर कश्मीर के 2 पार्ट हैं, एक नॉर्थ कश्मीर है, एक साउथ कश्मीर है। तो साउथ कश्मीर में अनंतनाग है, उसके साथ पहलगाम है और कुकरनाग है और पटनी टॉप है। ये सारे एरिया जो है, आप नाम ज्यादातर ऐसे ले रहे हैं जो किसी और कारण से ज्यादा मशहूर हैं। हाँ। डरना तो नहीं चाहिए जाने से पहले? डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ जाइए आप, वहाँ बहुत आपको आनंद मिलेगा और वहाँ के लोगों से आप मिलिए, आपको वो गांव से बाहर आने नहीं देंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे। फिर इधर आप नॉर्थ कश्मीर में जाए तो आप पट्टन क्रॉस कर जाइए, श्रीनगर से पट्टन आता है और पट्टन के बाद बारामूला आता है, बारामूला के बाद फिर हंदवाड़ा आता है, कुपवाड़ा आता है, शोपियान आता है और फिर आगे जाएंगे तो एक बहुत बड़ी झील आती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और फिर उसके बाद और आगे जाएंगे तो पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत अच्छा रमणीक स्थल है, वहाँ घूम सकते हैं। बहुत सही माने में वो कश्मीर है, वहाँ जाओगे आपको बहुत आनंद आएगा। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी है, इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी कहीं नहीं है हिंदुस्तान में जितनी वहाँ पर है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे लोग फिर एक और बात बता दूँ, कोई हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है ना। वहाँ जाते हैं तो बस आप उनके मेहमान हो, वो बहुत अच्छे से आपको रखते हैं और आपकी सुरक्षा की गारंटी वहाँ के लोगों की है, वहाँ के लोगों की है। बिल्कुल। चलिए चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपके बारे में जब हम स्टडी कर रहा था तो एक तो ये कश्मीर वाला 3000 फ्री बच्चों वाला आया ही, उसके अलावा मैंने वहाँ देखा कि आपने हमेशा ये कहा है कि परीक्षा को पास करने के लिए एजुकेशन नहीं होती है, बल्कि ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए एजुकेशन होती है। ये आपने 3 इडियट्स एक फिल्म आई थी जिसमें रेंचो भी ये कहते थे कि भाई पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है। आपने वहां से सीख ये ली या पहले से आप ये जानते थे? पहले से मेरा मन है कि देखिए बच्चों का, देखिए विद्यार्थी जो है वो पढ़ तो पास तो सभी हो ही जाते हैं, और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, जितना क्लास में पढ़ाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज आपको यूट्यूब पर और गूगल पर अवेलेबल है, और उसको पढ़ के बच्चा पास हो सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्यों वो कॉलेज आए, क्यों वो यूनिवर्सिटी आए? जब वो यूनिवर्सिटी आता है तो वो एक नौजवान बनता है और उस पर जवानी पे कदम रखता है। उस वक्त उसके यार दोस्त, उसके टीचर्स उसको मिलते हैं और वहाँ जो वो भी एक्टिविटी होते हैं उससे उसको मोटिवेशन मिलता है कि मैं लाइफ में कुछ करूँ, कुछ बनूँ। वहाँ उसको अच्छे संस्कार मिले, अच्छा माहौल मिले और वो देश और समाज के साथ जुड़ता हुआ अपना व्यक्तिगत जीवन निखारे। ये हमारा शुरू से इंटेंशन रहा है और आज भी है। और आप कभी भी हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आप देखेंगे कि यही सब है। बाय एनी चांस आपने 3 इडियट्स देखी है? मैंने देखी है। आपने रेंचो का किरदार देखा है? आप अपने आप को रिलेट करते हैं उससे? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। सही मानते हैं उसकी बातों को, जो जिंदगी को लेकर सोचती? बिल्कुल सही मानता हूँ। तो आप यानी जो वहां पर डीन थे उनसे एग्री नहीं थे? हाँ, नहीं। आप रेंचो के साथ? मैं वैसा डीन नहीं हूँ। ओके। तो मेंटोर शब्द जो है, हाँ, उसे आप कैसे लेते हैं? मैं मेंटोर शब्द का मतलब ये है कि देखिए हम इसको काउंसलर बोलते हैं, मेंटोर भी बोल सकते हैं। वो बच्चों का गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर होना चाहिए। वो बच्चों का गाइड, जहाँ मौका पड़े उनको गाइड करे, जहाँ बच्चों का थोड़ा डिप्रेशन में आए, कोई तकलीफ हो तो उसको दोस्त के रूप में देखे, और फिलोसोफर हो कि उसको, बच्चे को कभी भी ये लगे कि मुझे कोई तकलीफ आ रही है तो वो उसको याद करे और वो उसको अवेलेबल हो। तो ये हर एक, हमारे यहाँ अपने एक सिस्टम बना रखा है, काउंसलिंग सिस्टम। हर एक टीचर को हम 30 बच्चे देते हैं। 30 विद्यार्थियों को आपको गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर रहना है, मेंटोर रहना है। और वो उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी एकेडमिक लाइफ और उसका आगे का प्रोस्पेक्ट, उसकी चिंता करते हैं और उसी हिसाब से उसको गाइड करते हैं और बच्चा फिर समाज जीवन में जाके सफल होता है। ओके। आपने कई बार ये कहा है कि आपने अपनी माँ और कुछ खास बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। आप बता सकते हैं कुछ उस बारे में, थोड़ा अपना माता जी के बारे में और कुछ जो मेरी माँ जो है वो
एक धार्मिक महिला है और उन्होंने बहुत संस्कार दिए। जब हम छोटे थे तो वह हमको, हमारे घर में कल्याण आता था, गीता गोरखपुर प्रेस का, गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण निकलता है, अभी भी निकलता है। उस कल्याण के पीछे कुछ प्रेरक स्टोरियां होती है जो कि देशभक्ति की होती है, समाज सेवा की होती है। बहुत अच्छी कहानियां आज भी उसमें 2-3 पेज उस बात के होते हैं। तो वो माँ हमको पढ़ के सुनाती थी। वहाँ से हमें संस्कार मिले कि भाई हमें अपना व्यक्तिगत जीवन तो करना, पर देश और समाज का भी कुछ करते रहना है। फिर उसके बाद जब वो बड़ी हो गई, हम बड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब तुम पढ़ के सुनाओ मुझे। तो उससे, मेरी माँ से हमें बहुत संस्कार मिले। पिताजी ने हमको ये संस्कार दिए, वो 2 बातों के लिए कहे कि जब मैं दिल्ली आ रहा था तो उन्होंने मुझे 2 ही बात कही कि बेटा, एक तो कर्ज कभी इतना मत लेना कि तुम उसको उतार नहीं पाए, कर्ज नहीं रखना अपने ऊपर कोई भी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये सब कुछ जो आज हमें मिला है, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सारी पब्लिक, जो कुछ हमें आज हासिल हुआ है वो समाज का दिया हुआ है और हमें वापस समाज को ही इसको देना है। ये हमारे पिताजी ने बताया। फिर मेरे 3, जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो 3 लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उसमें एक मेरे सीनियर थे जिनके बदौलत में आज दिल्ली में सब कुछ कर पाया, वो आरपी बंसल सीनियर एडवोकेट थे। उन्होंने बहुत बातें प्रैक्टिकल लाइफ सिखाई मुझे कि कैसे ज़िंदगी में कामयाब हुआ जाता है। फिर डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के उन दिनों सचिव थे, आज वो एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, पूर्व राज्यसभा मेंबर भी है। उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत गाइड किया और ये इंस्टीट्यूशन जो बनी वो महेश जी और राम बहादुर राय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आजकल INGCA के वो अध्यक्ष भी हैं, इन 3 लोगों ने बहुत गाइड किया मुझे और इनकी वजह से आज जो कुछ है हम हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बड़े खुश हैं अपने काम से और एजुकेशन में हम बहुत कामयाब हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छी जगह पहुँचे हैं और बहुत इज्जत करते हैं। आपने संस्कार वो लिए और आपने सीखा अपने बड़ों से, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि अब जनरेशन गैप हो गया है। जी। और जनरेशन गैप इसीलिए कहा जाता है कि सोच में बदलाव आता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जाते हैं तो सोच में बदलाव आ जाता है। तो आपका एक लंबा चौड़ा कैरियर हो चुका है एजुकेशन को लेकर, आपने कई पीढ़ियों में बदलाव भी देखा होगा। जब आपने शुरुआत करी थी इस सेक्टर में और आज में बहुत फर्क आ गया है। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उन पीढ़ियों में कुछ फर्क आपको नजर आता है? सोच को लेकर, लाइफ को लेकर, जिंदगी को लेकर सोच, या जिस तरीके की भी उनकी आगे फ्यूचर की प्लानिंग होती है उसे लेकर? बहुत फर्क आ गया है। अब बच्चों की अप्रोच बहुत चेंज हो गई है। पहले बच्चे अलग थे, अभी बच्चे बहुत अलग हो गए। अब बच्चे बहुत ऑब्जेक्टिव हो गए। और शिक्षा पर बात कर रहे हो तो अभी सबसे बड़ी जो हमारे पास बड़ी चैलेंज है वो ये कि बच्चा कॉलेज आना ही नहीं चाहता, वो यूनिवर्सिटी आना नहीं चाहता। उसके पास इतने गैजेट्स अवेलेबल है कि वो घर बैठे ही सब कुछ करना चाहता है। दूसरा, बच्चे में पेशेंस बहुत कम रह गया है। वो हर बात पे, छोटी छोटी बात पे इतना मोबाइल करेगा, मैसेज डालेगा और मिनट से पहले वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तीसरा, महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है। छोटा काम कोई करना नहीं चाहता और बड़ा मिलता नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है आज की डेट में। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। आपकी परफेक्शन होनी चाहिए। छोटे से छोटा काम आपको बड़ा बना देगा। और शुरुआत करने के लिए तो आपको किसी छोटे काम से ही शुरू करने पड़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ जाएंगे। लेकिन जो भी काम करो पूरी मनोकामना से, पूरी मुस्तैदी के साथ और परफेक्शन के साथ करो। आपको क्या सर ये सवाल मैं पूछ लेता हूं क्योंकि ये लोगों के बीच में इस वक्त चर्चा का विषय है। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की जगह ले सकती है या ले चुकी है? ले रही है। ऑनलाइन का बड़ा भविष्य है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं एक बात बड़ी कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो वैल्यू एडिशन है। वो कभी भी मेन जो स्कूल में और कॉलेजेज में और यूनिवर्सिटी में जो फिजिकल पढ़ाई होती है उसका सब्स्टिट्यूट कभी नहीं बन सकती। सब्स्टिट्यूट नहीं, यानी पूरी तरह से कभी भी नहीं बनेगी। वो एक वैल्यू एडिशन है। जैसे सपोज करो आपने
बीकॉम कर लिया, अब आप एमबीए करना चाहते हैं, बीकॉम करते हुए आपने कोई जॉब भी कर लिया, अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में आप एक अच्छी एजुकेशन और बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो वो आप ऑनलाइन कर लें। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है 12th के बाद के पहले 3-4 साल आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना चाहिए। वहाँ आपका देखिए मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों विकास होता है। शारीरिक विकास कैसे होता है? आप जब तक खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं, अपने यार दोस्तों के साथ मिलोगे नहीं, टीम वर्क में काम नहीं करोगे, तो आप अकेले रह जाओगे। मानसिक विकास ऐसे होता है कि जब आप हर तरीके के, हर बैकग्राउंड के बच्चे के सामने जब बोलते हो, पढ़ते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, स्टेज पे प्रोग्राम करते हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग बनता है, आपका एक होरिजन खुलता है। और बौद्धिक विकास ये होता है कि आपको आगे बढ़ने की चाह मिलती है। जब आपका साथी कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई बड़ा वकील बन गया है, कोई बड़ा डिजाइनर बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, तो आपके मन में भी इच्छा होती है लेकिन सर आपके पास आते होंगे ना, स्टूडेंट्स भी आते होंगे, उनके पेरेंट्स भी आते होंगे, बात करते होंगे, उनका क्या कहना है आमतौर पर? वो चाहते हैं कि बच्चा कॉलेज में आए, वो तो चाहते हैं, या चाहते हैं, ये लगता है कि नहीं घर पर रहे, ऑनलाइन पढ़ाई कर ले? कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे इकलौते रह गए और वो बच्चों का ही ज्यादा वो करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करते हैं मेरी एडवाइस से। नहीं, आजकल तो ह्यूमन राइट्स और मैं ये कहूँ कि पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए अपने बच्चों को लेकर, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें याद है हम तो जब स्कूल कॉलेज में होते थे तो हमारे तो टीचर्स और प्रोफेसर जो है सर पिटाई कर देते थे। कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते आज। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि आज का बच्चा आज के 20 साल पहले जो बच्चे थे उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट हो गया, स्मार्ट है, फोकस्ड है। अगर उसको ढंग से टैकल करो तो बहुत कुछ करने की उसमें जरूरत है। हो क्या कह रहा हूँ, योग्यता है, कर सकता है, योग्यता है, पर वो उसको टैकल करना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि समय से पहले बच्चे बड़े हो रहे हैं आजकल? ये भी है, ये भी लग रहा है कि समय से पहले बड़े हो गए, ज्यादा मैच्योर हो गए। इसके रेप्रिकरेशन भी होंगे ना सर? उससे डिप्रेशन बहुत भयंकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, आप बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आप कोटा का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ रोज के में 2-4 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आज कंपटीशन का युग है और इतना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए, और माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई बच्चों से। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप करेक्ट करिएगा, एक दौर ऐसा था कि जब 60% के अबव किसी के आते थे बोर्ड एग्जाम में, तो लोग बताते थे कि फर्स्ट डिवीजन आई है। हाँ। और मिठाइयाँ बढ़ती थी। जी जी, और आज सर अगर 97%, 96%, 95% वाले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एडमिशन नहीं मिलता है उन्हें। बिल्कुल, ये एक सर डिप्रेशन में जाने का एक बड़ा कारण तो है ना सर उनके पास भी। अभी आप बैठे तो आपके सामने ही रखना चाहता हूँ, देश की आज़ादी के 75 साल हम पूरे हो गए जी। एक बोर्ड के एग्जाम में अगर कोई बच्चा 60% लाता है तो उसको फर्स्ट डिवीजन मिलता है और अच्छा माना जाता है कि भाई फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। उस 60% की आज की डेट में कोई वैल्यू ही नहीं रही। वो अपनी मर्जी का कोर्स नहीं कर सकता। वो चाहे कि मैं 60% पास हूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँ, किसी IIT में जाऊँ, NIT में जाऊँ, नहीं जा सकता। कोई बायोलॉजी का बच्चा है, वो कहता मैं MBBS करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता। तो ये बड़ा सवाल है हम सब देश के लोगों के ऊपर, सिर्फ सरकार पे नहीं, समाज पर भी सवाल है कि हम अपने बच्चों को जो वो चाह रहा है वो शिक्षा नहीं दे पा रहे। हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन सर अब चेंजेस तो आ रहे हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज से इंस्पायर होते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी नए तरीके के कोर्सेज ला रही है। जैसे पहले बहुत लिमिटेड कोर्सेज होते थे, अब बहुत बढ़ गए हैं। अब आप जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि म्यूजिक में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में ग्रेजुएट हो रहे हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें एक साथ 2 ग्रेजुएशन कोर्स भी अलाउ किए हैं। उन्होंने वोकेशनल कोर्स को भी स्कूल लेवल से लेकर ठेठ कॉलेज लेवल तक जोड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट बहुत कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, सरकार की अपनी एक सीमाएं होती है और सरकार जितना मैक्सिमम कर सकती कर रही है, लेकिन समाज को भी आगे आना चाहिए। ये शिक्षा का काम समाज का भी है और सरकार का भी है। बिल्कुल। आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान का शेखावटी एरिया में आप जाइए तो आपको सारे बड़े बड़े कॉलेज मिलेंगे बड़े सेठों के नाम। उन्होंने जो कलकत्ता बेस्ड हैं या बम्बई बेस्ड हैं जी, तो या अहमदाबाद बेस्ड हैं, उन्होंने अपने गांव में स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया अपने नाम से और फिर गवर्नमेंट को दे दिया। तो यानी कि समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। ये एजुकेशन सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, समाज का भी काम है। और तो हम एक आप बताओ, देखिए भारत में अभी 60 से 70 करोड़, मैं तो कहूँगा 70 करोड़ युवा हैं
और विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है भारत, और ये आंकड़ा अगले 20 साल तक रहने वाला है। 20 साल के बाद इसमें डाउन आएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि ये 20 साल हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये हमारे देश को विश्व गुरु, हमारे देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ ये नौजवान लोग ही करेंगे। ये जो 70 करोड़ लोग हैं, अगर इनको हम पढ़ा दें, लिखा दें, अच्छी ट्रेनिंग करा दें, अच्छी जगह प्लेस करा दें, या कुछ अपने काम धंधे शुरू कर लें, और देश और विदेश कोई सीमा नहीं है, भारत का बच्चा पूरे वर्ल्ड में छा जाए, और हर जगह इनवाइटेड है, हर जगह इनवाइटेड है, वहाँ जाए और अपना काम करे। हमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सर सवाल फिर वही मैं एक दोबारा से रिफ्रेम करके पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो महत्वपूर्ण सवाल है। जी पूछिए। आपने कहा कि, और आपने ये माना कि आजकल बच्चे जो हैं समय से पहले बड़े हुए जा रहे हैं। जी जी। और उसके साइड इफेक्ट भी हैं। आपने बताया कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। ये सब बच्चों के बीच में ना आए, मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, पढ़ाई पर फोकस करें, कैरियर पर फोकस करें, और एटलीस्ट सुसाइड के बारे में तो सोचे ही नहीं दूर तक। ऐसा बच्चों के साथ हो और वो बेहतर जिंदगी जिए, स्वस्थ तरीके से जिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों से, या उनके पेरेंट्स से, या टीचर्स जो देख रहे होंगे इस वक्त? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं उसका सिलसिलेवार उत्तर देता हूँ। जी प्लीज। पहले तो हमारे देश की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसने इस चीज़ को एड्रेस किया है। वो कैसे किया मैं बताऊं। बच्चा बनना चाहता है म्यूजिशियन, उसके मन में गाने की बहुत इच्छा है, और पिताजी कहते हैं तू इंजीनियर बन। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हो गया कि वो इंजीनियरिंग करते हुए म्यूजिशियन बन सकता है। जी। तो एक काम वो अपने मन का कर रहा है, एक काम वो कर रहा है जो उसके पिताजी कह रहे हैं। जी। तो वहाँ उसकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हुई, तो वो म्यूजिशियन भी बन रहा है, साथ के साथ इंजीनियर भी बन रहा है। डबल प्रेशर तो नहीं आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि जो म्यूजिशियन का काम है वो उसके दिल का काम है। वो आराम से करेगा उसको, उसमें उसको टेंशन नहीं है, और इंजीनियरिंग वो कर लेगा। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, मैं टीचर्स को ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स नेगेटिव अप्रोच के साथ बच्चे के साथ न जाए। कभी भी किसी बच्चे को, चाहे बच्चा कितना ही गलत परफॉर्म कर रहा हो, बदमाशी कर रहा हो, बहसबाजी कर रहा हो, लड़ाई झगड़े कर रहा हो, तब भी आप बच्चे को कभी नेगेटिव मत बोलिए। कभी मत बोलिए कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं ऐसे बहुत बच्चे जानता हूँ जो पढ़ाई के टाइम पर बिल्कुल निखट्टू थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज उन्होंने पता नहीं कहाँ पहुँच गए, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, बड़े बड़े आयाम छुए हैं, बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच और बच्चे के साथ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर का रोल प्ले करें। माँ बाप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को उनकी ज़िंदगी को जीने दो। अभी उसके खेलने कूदने के दिन है, बहुत ज़्यादा उस पर थोपो मत। जो उसका मन है उसको करने दो, थोड़ी तो स्वतंत्रता दो। आप नहीं बन पाए, वो आप बच्चे को बनाना चाहते, ये बात गलत है। बच्चे की अपनी ज़िंदगी है, ज़्यादा प्रेशर ना करें, ज़्यादा प्रेशर दबाव ना दें, दबाव ना दें। तो सर आपके लिए राइट एजुकेशन क्या है? राइट एजुकेशन ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसका, सिर्फ वो एकेडमिक तक ही सीमित ना हो, वो खेलने में, कूदने में, बोलने में, नाचने में, गाने में, और हर तरीके से वो बच्चा डेवलप हो। तो वो, और वैसे टीचर हो, वैसी संस्थान हो, और वैसे माँ बाप का एटीट्यूड हो, तो बच्चा निखर के आता है। बच्चे को निखरने दो, हर एक की अपनी जिंदगी है, और हर एक की, ईश्वर देखिए बहुत दयालु है। ईश्वर ने हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट दिया है। हमारा काम यह है कि उस टैलेंट को आगे बढ़ाते जाओ, और उस टैलेंट को बढ़ाते जाओ, और उसको शाबाशी देते जाओ। उसके सब नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, और वो एक दिन बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसा मैंने होते देखा है। कुछ लोग सर ये भी मानते हैं कि जब तक बच्चा घर से दूर नहीं रहेगा, अकेले में नहीं रहेगा, तो वो डिसिप्लिन नहीं सीखेगा, बेहतर जिंदगी कैसे जीते हैं उसके बारे में नहीं सीखेगा, मजबूत नहीं बनेगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से।
आपको क्या लगता है कि घर से दूर रहकर बच्चा बेहतर पढ़ाई कर सकता है, बेहतर विकास कर सकता है, या पेरेंट्स के साथ रहे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में एनएसएस है, स्काउट्स है, एनसीसी है। बच्चे को उसमें ज्वाइन करा देना चाहिए। वो लोग टाइम टू टाइम कैंप ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। वहाँ हार्ड लाइफ जीता है बच्चा। और बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं, वहाँ हार्ड लाइफ जीते हैं, तो वो सब सीख जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेरेंट्स के साथ रहकर ही बहुत कुछ सीख सकता है और पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा तो सीख नहीं रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या है। जी, बस सिर्फ बच्चों पे नज़र रखें और उनको मोटिवेट करते रहें। वो जहाँ रहेगा आगे बढ़ जाएगा। और बच्चा हमारे भारत का भविष्य है, उसको आप डिस्कार्ड मत करो, उसको सपोर्ट करो, मोटिवेट करो और हर जगह उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बच्चा ठीक हो जाएगा। सर, गुरु और अध्यापक में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अध्यापक जब जो पढ़ाना शुरू करता है वो शुरुआत में अध्यापक बनता है, और जैसे जैसे वो मंझता है तो वो गुरु बनता है जी। गुरु वह है जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास करे और उसको घड़ घड़ के तैयार करे। ठीक है ना। और अध्यापक तो काम है, वो रट के आया, उसने पढ़ा दिया, बच्चा फेल हो पास हो, उसका करियर बने न बने उसको कोई चिंता नहीं, वो अपनी तनख्वाह से मतलब रखता है जी। लेकिन गुरु नहीं, गुरु तो हमेशा बच्चे के साथ रहता है, वो हर वक्त उसको सपोर्ट करता है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, गुरु के रोल में 3 लोग आते हैं, माँ, बाप और सही माने में जो टीचर है, वो 3 लोग होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि पानी में अगर आप एक आलपिन भी डालो तो डूब जाएगी, डूब जाती है। लोहे का कोई भी टुकड़ा डालो डूब जाए, लेकिन लकड़ी बड़े से बड़ा गट्ठा होगा तो भी तैरेगा। क्यों? उसकी वजह है कि वो जो लकड़ी है उसको उस पानी ने सींचा है। तो जब भी वो मुसीबत आती है तो माँ बाप और गुरु उसको हाथ में सपोर्ट कर देते हैं और उसको ऊपर उठा लेते हैं। ऐसे ही पानी उस लकड़ी को ऊपर उठा लेता है, चाहे कितना ही बड़ा जहाज हो। बड़ी बात। तो इसलिए जो माँ बाप और गुरु, सही माने में गुरु वो है जो अपने बच्चे की हर वक्त चिंता करे और वो अपने से ज़्यादा कामयाब होते हुए खुश हो। यही 3 लोग हैं जो जब बच्चा उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ता है तो खुश होते, बाकी सब जलते हैं। चाहे आपका सगा भाई हो वो भी जल जाएगा, आपकी बीवी जल जाएगी लेकिन माँ बाप और गुरु कभी नहीं जलेंगे। वो खुश होंगे कि मेरे बच्चे ने आज इतना आगे बढ़ा, वो गुरु है। सर, आजकल जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनसे बातचीत सर होती होगी, तो बातचीत के लहजे में, बात करने के तरीके में फर्क नजर आता होगा? बहुत फ्रैंक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गए। जो पहले सम्मान था वो अब खत्म हो गया है। अब हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि अब ये ऐसे ही बात करेंगे। पहले तो मिल जाते थे तो पैर छूते थे, नमस्ते करते थे, लेकिन अब नहीं करते। तो हमने अपने आप को ठीक किया, हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बेटा, क्या हाल है आपके, हाउ आर यू? तो फिर उसको थोड़े से लगता है कि सर ने कहा है तो मैं कुछ करूं। यानी अब दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती, गुरु और शिष्य के बीच में दोस्ती हो गई है। जनजी लैंग्वेज के बारे में कुछ जानते हैं सर? बातचीत करते हैं आजकल के यंगस्टर्स? वो भी थोड़ा, वो जो आजकल उसमें बात करते हैं मैसेजेस में, वो है, वो पूरा शब्दों को बदल दिया है, शब्दों को बदल दिया है। वो भी सब हम समझते हैं, सीखने लगे काफी हद तक। हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए, नई पीढ़ी जो आ रही है उसके हिसाब से हमें अपने आप को रिलेवेंट करना पड़ेगा। और ये मैं समाज में जो बैठे हुए टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और पेरेंट्स हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपना फ्रेमवर्क बदलना पड़ेगा। आप जो नई पीढ़ी आ रही है उसके साथ जीना सीखो, क्योंकि अल्टीमेटली तो दुनिया उसने चलानी है, हमारा काम तो हो चुका है। नहीं सर, एक एज ग्रुप ऐसा भी आता है जो माना जाता है जिस एज ग्रुप में बच्चे को अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते, अपने गुरु भी अच्छे नहीं लगते, और जो उन्हें रोका टोकी करे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, सिर्फ वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं। उस एज ग्रुप में ही ज्यादातर बच्चे आपके पास आते हैं। तो कैसे हैंडल करना होता है? मैं तो उनके बीच में चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ आओ चलो खेलते हैं। उस एज ग्रुप में वो किसी की नहीं सुनना चाहते। आओ खेलते हैं, तुम क्या चाहते हो? हम खेलना चाहते हैं, खेलो। अच्छा, हम गप लगाना चाहते हैं, गप गाओ, डांस करो, ये करो, वो करो। उसी में से निकालना है होता है, उसी में से उस बच्चे को जो वो चाहता है वो कराते हुए
कुछ न कुछ अपना कर देना है। बच्चे को कितनी छूट देनी चाहिए? ओपन माइंडेड की बात होती है आजकल के, भाई पुरानी जनरेशन के लोग बड़े नैरो माइंडेड हैं, छूट नहीं देते हैं, बच्चों को खुलापन नहीं देते हैं, आज़ादी नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चों को कितनी छूट देनी चाहिए एज अ टीचर, एज अ गार्जियन? आपको क्या लगता है? देखिए, पूरी छूट देनी चाहिए बच्चे को, जहाँ तक वो सीमाओं में है। कुछ सीमाएं क्रॉस करे तो फिर उसमें थोड़ा सा बैरियर लगा दें, वो भी प्यार से। सर वो सीमा ही तो डिबेटेबल विषय है ना। हाँ, सर हाँ। वो सीमा कितनी होनी चाहिए? सीमा इतनी होनी चाहिए कि भाई, जैसे देखिए, कुछ चीज़ें जो है हमारी संस्कृति में मना है। जैसे कि आप स्मोकिंग करें, आप ड्रिंक करें, आप इलिसिट रिलेशन डेवलप करें लड़कियों के साथ। लड़कियों के साथ दोस्ती कर रहे हैं तब तक ठीक है, बैठ रहे हैं साथ, खाना खा रहे हैं साथ, पढ़ रहे हैं साथ, कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन उससे आगे बढ़े तो वहाँ रोकना चाहिए उसको, और वो भी काउंसलिंग के थ्रू। वो आप जबरदस्ती करेंगे तो आपसे छिपके कर लेंगे, फिर आप काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे उनको, तो मान जाते हैं बच्चे। लेकिन सर ये तो आप मानेंगे कि आजकल बच्चे जो है वो यूरोपियन कल्चर को, वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत फॉलो करते हैं जी। और जहाँ तक ये शराब सिगरेट की बात है, ये बहुत ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और ओपनली शो भी करते हैं। उन्हें लगता है कि स्टाइल आइकॉन है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कहीं पीछे छूट जाएंगे, हम आज की जनरेशन के साथ नहीं चल पाएंगे। तो उन्हें आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि वो ओपनली करते हैं और ओपनली बताते हैं। पहले के समय में कोई अगर कुछ करता भी था तो वो छुपता था, डरता था। आज वो सामने आते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो दिखाते हैं ये हमारा लाइफस्टाइल है। जी 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 जी। उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? ये तो एक उसका एक ही तरीका है कि भाई देखिए कि उसके लिए, और ये लड़कियों के साइड से भी है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों का ज्यादा हो गया है। जी बिल्कुल, लड़कियों का ज्यादा हो गया। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काउंसलिंग इज द ओनली वे आउट। फिर भी इस एज ग्रुप में बच्चा, अरे आप क्या बात कर रहे हो, महात्मा गांधी ने ये सब शौक किए थे। जब वो अपनी एज में थे तो उन्होंने सिगरेट भी पी, उन्होंने वो सब काम किए जिसको आज हम मना करते हैं। उन्होंने नॉनवेज भी खाया, लेकिन उन्होंने रील्स नहीं बनाए, लोगों को इंस्पायर नहीं किया होगा ना। हाँ, तो इसलिए ये इस एज ग्रुप में होता है, और इसको कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मान लेना चाहिए, जिससे कि हम ये मान लें कि नहीं ये तो बहुत ही गंदा बच्चा है, ये कर रहा है। अरे वो किया होगा उसने, एक बार शौक में कर लिया होगा। आप अपने प्रयास जारी रखो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती है। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो कॉलेज के टाइम पे जो थे वो ये सब काम करते थे, और जब आज वो मिलते हैं तो वो कितना रिगार्ड करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो अच्छी चीज हमेशा कभी न कभी स्ट्राइक कर जाती है। सर इस विषय को मैं एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूँ। हाँ, ले जाओ। क्योंकि आपने रिलेशन की बात करी तो मुझे लगता है ये भी एक विषय है, और मुझे लगता है आपके द्वारा प्रकाश जाना चाहिए, कुछ लोगों को पता चलना चाहिए। आपने रिलेशनशिप की बात करी तो आजकल लड़के लड़कियों की जब रिलेशन की बात आती है, पहले जमाने में होता था कि भी कोई कमिटेड है, ठीक है, कोई लव अफेयर चल रहा है, ठीक है, शादी करेंगे, ओके। आजकल जमाना बदल गया है, और ये लड़के लड़कियां दोनों तरफ से है। आजकल होता है ओपन रिलेशन, आजकल होता है सिचुएशनशिप, आजकल होता है फ्रेंड विद बेनिफिट, आजकल होता है हुकअप, आजकल होता है वन नाइट स्टैंड। ये बहुत कैजुअल है, दोनों तरफ से ओपन है। इसे आप कैसे देखते हैं? फिर भी आपके सामने भी विषय आता होगा, ये खूब आता है, बिल्कुल। कई बार हम बच्चों को पाते भी हैं ऐसा। और ये मैंने कुछ ही नाम बोले हैं, इसके अलावा और बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। 2000 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 500 लड़कियां हॉस्टल में रहती है, तो हमारे पास रोज ये विषय आते हैं जी। और ये अब आज के ज़माने के दस्तूर हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो, हमारी एज ग्रुप के लोग, और हम तो यही कहेंगे कि इसमें थोड़ा कॉन्शियस रहिए और चीज़ों को इस हद तक मत ले जाइए कि आपके लिए वो एक जान को आफत बन जाए और आपके गले में ही आ जाए वो। दोस्ती वोस्ती, साथ घूमने फिरना, काम करना, खेलना कूदना तक तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें चाहे भले पाश्चात्य में ये सब चल रही होगी, लेकिन हमारे मौसम के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे मजहब के हिसाब से ये चीज़ें अभी उतनी अलाउड नहीं है, और इससे अगर दूर रहे बच्चे तो अच्छा ही है। सर एजुकेशन सेक्टर में आज सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? एजुकेशन सेक्टर में आज सबसे बड़ी जो चुनौती लगती है वो लगती है कि किस तरीके से हम बच्चों को कन्विंस करके, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कि उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्लास में बिठा दें। बच्चा आना नहीं चाहता, कॉलेज नहीं आना चाहता, कॉलेज में एडमिशन लेता है वो,
बच्चा आना नहीं चाहता, पहली चुनौती। दूसरा, हर एक बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है और पढ़ाई नहीं करना चाहता, बिना पढ़ाई किए पास करना चाहता है। तीसरा, हर बच्चा वाइट कॉलर जॉब करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लैपटॉप हो, बैठने का एयर कंडीशन ऑफिस हो, वहीं मैं नौकरी करूंगा, इसके अलावा मैं नहीं करूंगा। चौथा जो है, बच्चा गांव में रहना नहीं चाहता, सब सिटीज की तरफ भाग रहे, और ये बड़ी समस्या है। पांचवा, बच्चा मशीन लाइन पे काम नहीं करना चाहता। ये चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस। तो शिक्षा नीति में कुछ बदलाव आपको लगता है कि करने चाहिए? शिक्षा नीति अभी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, बहुत अच्छी आई है। बस जरूरत यह है कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो, सरकार और समाज उसको स्वीकार करे और उसको ट्रू सेंस में अप्लाई करे, तो ये शिक्षा नीति ठीक है। तो आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा जो आपको बार बार याद आता हो, जिसे आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? मैं फिर आप ही का एग्जाम्पल दूंगा। मैं तो ये बताने वाला था, मेंशन करने वाला था कि आपके हम स्टूडेंट रहे हैं और आपके। मेरा सबसे बड़ा यादगार लम्हा जो है वो मोहसिन खान है। ये जो मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे विद्यार्थी थे, और इनको मैंने कहाँ से कहाँ बनते देखा। मैं इसका पूरा उदाहरण हर अपने लेक्चर में देता हूँ। ये वह व्यक्ति है जो 4 लाइन स्टेज पे बोलने में कांपता था, पसीना आ जाता था, और आज इसने प्रधानमंत्री से लेके पता नहीं कितने लोगों के इंटरव्यू किए। ये वो व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, जिस व्यक्ति ने LLM इंग्लैंड में जाके किया, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन से कि बेटा तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये मैंने कहा इसको, और इसने इस बात को पकड़ ली। बाकी ये बैक बेंचर्स में से था, कभी फ्रंट पे नहीं आता था किसी भी बात में, जैसे तैसे पास होने का जुगाड़ करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैंने आज इसको इस हाइट पर देखकर मुझे गर्व महसूस होता है, और मुझे ये विश्वास होता है कि अगर टीचर ईमानदारी से काम करे तो कमज़ोर से कमज़ोर, बदमाश से बदमाश, निखट्टू से निखट्टू बच्चे को सोना बना सकता है। उसका सीधा एग्जाम्पल आज मोहसिन खान मेरे सामने है, और मैं बहुत गर्व करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपके गाइडेंस की वजह से ये सर। तो सर, आपने लेखक भी आप बन गए हैं, बहुत सारी किताबें आपकी पब्लिश हुई हैं। जी जी। वो कैसे आपको? मैं सुबह रोज 4 बजे उठ जाता हूँ मोहसिन, तो 4 बजे उठता हूँ तो मैं घर में कोई नहीं उठा होता है, सब सो रहे होते हैं। तो मैं आधे घंटे में फ्रेश हो जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं 1 मग पूरा पानी गर्म करके लाता हूँ, उसको पीता रहता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, और पढ़ने के साथ कुछ लिखता हूँ। इस आदत की वजह से मैं ये किताबें लिख चुका हूँ। अभी मेरी बहुत अच्छी किताब कल ही आई है, सफलता के सोपान, आपको भेजूंगा वो किताब। और वो किताब मैं कह रहा हूँ हर यंगस्टर्स को पढ़नी चाहिए कि कैसे आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। मैंने अपने जीवन के सब अनुभव लिखे हैं, और इस किताब को लिखने से पहले मैंने कम से कम कैरियर काउंसलिंग पे 40-50 किताबें पढ़ी, अपने जीवन के अनुभव को साथ लिया, और उसमें बहुत ही सरल भाषा में मैंने वो किताब लिखी है। मैं वो सब जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी। सफलता के सोपान वाणी प्रकाशन ने पब्लिश की है उसको। वो किताब सबको पढ़नी चाहिए। आपने जिंदगी में कई इनोवेटिव आइडियाज लिए हैं एजुकेशन के लिए, सबसे ज्यादा जो आपको पसंद हो कि ये इनोवेटिव मेथड जो मैंने यूज किया वो सबसे ज्यादा अच्छा था, ऐसा कुछ आपको याद है? हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, हमने जब शुरुआत कॉलेज की तो हमने 2 चीज़ें अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये 14,000 बच्चों में सब जगह चलती है। हमने अपनी पढ़ाई में एक थ्योरी डेवलप की, 2 वे टीचिंग थ्योरी। उसमें हमने कहा कि पहले टीचर पढ़ाएगा और फिर बच्चे अपने दोस्तों को और अपने टीचर के साथ खुद पढ़ाएंगे। उसमें हमने क्या किया कि हर यूनिट में जब बच्चा पढ़ जाता है, यूनिट कंप्लीट हो जाती है, तो कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन देंगे, कुछ चार्ट बनाएंगे, कुछ असाइनमेंट देंगे, तो वो टीचिंग कंप्लीट होती है। और जो पहली यूनिट में जिसने प्रेजेंटेशन दिया, दूसरी यूनिट में वो चार्ट बनाएगा,
तीसरी यूनिट में वो असाइनमेंट बनाएगा, तो हर एक बच्चे की एक प्रैक्टिस हो जाती। ये हमने यूनिक सिस्टम अपने यहाँ लागू किया जो कि बहुत कामयाब रहा। और मोहसिन खान से भी हमने ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन कराई थी, ज़बरदस्ती। मैंने लिख के दिया इसको भाषण, वो किया है। और उसके बाद इन्हें मुझे 15 दिन बाद मिला, जब कहने लगा सर मैं नहीं करूँगा क्योंकि क्लास में लड़कियां मेरी मजाक उड़ाएगी। मैंने कहा मैं तेरी ताली बजाऊंगा, जब मैं ताली बजाऊंगा तो सब बजाएंगे। और एक मिनट मुश्किल से स्टेज पे रहा हुआ, हमने खूब जोर से तालियां बजाई। ही मोटिवेटेड। मुझे 15 दिन बाद मिला सर मैंने इंग्लिश की ट्यूशन लगा दी, और देन ही इम्प्रूव्ड लाइक एनीथिंग। तो ये हमारा जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा चला। दूसरा, हमने काउंसलिंग सिस्टम किया कि हर एक टीचर को 30 बच्चे दिए कि भाई आप इनके गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर रहोगे। ये जो दोनों यूनिक मेरे एग्जाम्पल है वो आज भी कामयाब है, और वो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसको लागू करेगी वो अपने हर एक बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाएगी, हर बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ देगी और वो बच्चा कामयाब हो जाएगा। सर मुझे आपने पुरानी बातें याद कर दी तो मुझे दिमाग में वो याद आने लगा कि उसके बाद सर ऐसी आदत पड़ गई थी, आपको याद हो कोई भी फंक्शन होता था तो मैं स्टेज पर अपने आप चढ़ जाता था। बिल्कुल। और एक शेर भी सुनाता था अपने इंट्रो के लिए। वो मुझे आज भी याद है। कौन सा था सर वो, कुछ याद शेर मुझे याद नहीं, लेकिन शेर आप जरूर सुनाते थे। एक शेर सुनाता था सर, वो आप बताओ। ठीक से तो सर याद नहीं आ रहा, बट कुछ वो इस तरह से था। सर पुरानी बातें याद आई। बिल्कुल। मोहब्बत से मोहब्बत भरा पैगाम है मेरा, मोहब्बत से मोहब्बत भरा पैगाम है मेरा, मोहब्बत का पुजारी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा, जहां से निकलता हूँ चर्चा खुले आम है मेरा, और हर वक्त मुस्कुराता हूँ, मोहसिन खान नाम है मेरा। क्या बात है। बिल्कुल यही बोलते हैं। यही सब सुनाता था शुरुआत। उसके बाद स्टेज पे आना शुरू हो गया। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। आप महसूस नहीं करते हो? जी सर बिल्कुल। आपको सर बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारी मान्यताएं मिली। सबसे ज्यादा जो प्रेरित आपको करता हो अवार्ड या मान्यता जो आपको मिली हो अभी तक, वो कौन सी है? देखिए ये अवार्ड वगैरह सब मिलते रहते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। मुझे जो सबसे बड़ा अवार्ड मिला वो मेरे बच्चों से मिला। जब कश्मीर के जो बच्चे पढ़े और जब मैंने इनका कन्वोकेशन किया वहाँ पे श्रीनगर में, शेरे कश्मीर ऑडिटोरियम में जब इनका कन्वोकेशन किया, और जो बच्चे मिले और जो बच्चों ने भाषण दिए वहाँ पे, वो मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सबसे बड़ा अवार्ड वो है। और अगर कहूँ तो जो उनके पेरेंट्स ने जब मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूम कर जो मुझे कहा कि आप खुदा तो नहीं हो लेकिन खुदा ही काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और सर इसी बात को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अगला सवाल पूछ लेता हूं कि ऐसा माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने तमाम योगदान दिया है और वो हमने पढ़ा भी है, आप बता भी रहे हैं, देखते भी रहते हैं। कहा यह जाता है कि जब बेहतरी करनी हो और ज़्यादा बेहतर करना हो, पॉलिसीज़ बनानी हो, आपको बदलाव करने पड़ते हैं। जब देश में बड़ा बदलाव आपको करना है तो आपको राजनीति में भी आना पड़ता है। तो क्या हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि आप राजनीति में आ रहे हैं देश में सुधार लाने के लिए? बेटा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये सोचा कि मैं इन नौजवान बच्चों के बीच में काम करता रहूँगा जी। और इस काम करने के दौरान अगर मुझे कोई भी किसी भी जगह जाना पड़े, उसमें राजनीति भी शामिल है, तो मैं कोई हिचकिचाऊंगा नहीं। लेकिन मेरा एम यही है कि मैं इस देश के जो गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, सुदूर क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको आज के ज़माने की शिक्षा दिलवाऊं, उन लोगों को वही शिक्षा दिलवाऊं जो आज के लखपति करोड़पति लोग लेते हैं, और उन बच्चों को उनके सामने खड़ा करूं। सर जाते जाते मुझे लगता है ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और कई लोग, हजारों लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, खासतौर से जो नौजवान इस वक्त देख रहे हो, क्योंकि इस वक्त आपका एक बड़ा एम्पायर है, यूनिवर्सिटी है, बड़े नाम है आप, लेकिन आपका एक लंबा कैरियर रहा है और उस दौरान आपको आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई जिसका सामना आपने किया और आपको लगा हो कि नहीं अब तो मैं टूट गया, अब इससे पार जाना बहुत मुश्किल है, वो कौन सा समय था और उससे आपने पार कैसे पाया? ये वो समय था जब कश्मीर के लगभग 1000 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे थे, और उसमें 650 बच्चों की 657 बच्चों की स्कॉलरशिप भारत सरकार ने रोक दी। और समस्या है कि उन बच्चों के 2-2 साल पूरे हो गए थे
अब 657 बच्चे कश्मीर के गरीब घरों से, गांवों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, सब कुछ हमें देना था, क्योंकि वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप पे आए हुए थे और भारत सरकार ने स्कॉलरशिप रोक दी। तो वो मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल लम्हा था कि क्या करें। वो 4 साल मुकदमा लड़ा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और उन 650 बच्चों का सारा खर्चा खुद उठाया। 27 करोड़ रुपए का लोन हो गया था, 7 करोड़ रुपया उस पर इंटरेस्ट चढ़ गया था। घर की और यूनिवर्सिटी की सारी जो जायदाद थी वो सब की सब बैंकों में प्लेज हो गई थी, और ये लगा कि अगर ये पैसा नहीं आया तो यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेगी, घर की सारी प्रॉपर्टियां नीलाम हो जाएगी। बड़ी मुसीबत का समय था, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। ऊपर वाले ने सबकी बात सुनी, उन बच्चों की दुआएं थी, उनके माँ बाप की दुआएं थी। अल्टीमेटली हम हाई कोर्ट से जीते, और 4 साल बाद, 4.5 साल बाद वो पैसा आया सरकार से, सारे लोन उतारे। उन सब बच्चों की पढ़ाई एक भी दिन कम नहीं होने दी। उनकी पढ़ाई सिस्टमेटिक हुई, ट्रेनिंग भी हुई, प्लेसमेंट भी हुए, लेकिन बच्चों को नहीं निकाला। जबकि पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उन कश्मीरी बच्चों को बाहर निकाल दिया था, जिन जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही थी, लेकिन हमने एक भी बच्चे को नहीं निकाला। और आज उनकी दुआओं से ये यूनिवर्सिटी बहुत आगे बढ़ रही है। वो एक ऐसा था जब मैं बहुत परेशानी में आ गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ये बड़ी बात है सर, और दुआएं आपके काम आ रही हैं, क्योंकि आप सही थे, सही डायरेक्शन में थे, लोगों की भलाई के लिए कर रहे थे, तो आपको कामयाबी मिली। तो इससे सीख ये मिलती है, देर से ही सही, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर हैं तो कामयाबी आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जाते जाते स्टूडेंट्स को जो देख रहे हो इस वक्त, आपको उन्हें आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे अपने नौजवान बच्चों से कि बेटा, कोई काम छोटा नहीं है। काम करने वाला काम को छोटा या बड़ा बना देता है। अगर आप कोई काम परफेक्शन के साथ करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरी परफेक्शन के साथ करते हैं, कोई गलती उसमें नहीं रखते हैं, तो छोटा से छोटा काम आपको बड़ा बना देगा। और बड़ा काम हो, छोटे लक्ष्य छोटे रखो, छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, एक एक पौड़ी चढ़ते जाओ, और एक दिन बहुत आगे पहुंच जाओगे। किसी काम से शर्म मत करो, सब काम बहुत अच्छे हैं। जो मिले उसको स्वीकार करो, वो ईश्वर का प्रसाद समझ के प्राप्त करो, और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। हम सब लोग भी ऐसे ही आगे बढ़े, ये मोहसिन भी ऐसे ही आगे बढ़े। तो इसलिए मैं ये और कह रहा हूँ, दूसरा भविष्य आपका है। ये 20 साल आपके अपने हैं। इन 20 सालों में हम जो कुछ कर पाएंगे, हमारे पास जमा पूंजी एक ही है, यहाँ के इस देश के नौजवान। आज विश्व में अगर हम चाहेंगे, हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इन नौजवानों की वजह, आपकी वजह से। आप जो हो, आप पर हमें बड़ा गर्व है। आप आगे बढ़ो, छोटी मोटी ये जात पात के चक्कर में मत पड़ो, मजहब के चक्करों में मत पड़ो। कोई मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता सब। और ये मजहब है, जात पात है, ये सब हमारी व्यक्तिगत है। जब हम समाज में निकलते हैं तो हम एक है, सिर्फ एक हिंदुस्तानी है, और एक हिंदुस्तान के नाते हमें आगे बढ़ना है। हम कभी भी भारत तलवार के बलबूते पर विश्व में कभी भी आगे नहीं बढ़ा। हम जब भी विश्व गुरु बने तो ज्ञान के आधार पर बढ़े, नॉलेज के आधार पर बढ़े, कॉम्पिटेंसी के आधार पर बढ़े, सेवा के आधार पर बढ़े। और ये भी वक्त है अपना, हमारे प्रधानमंत्री भी यही कह रहा, हर समझदार आदमी ये कह रहा है कि अभी हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम लोग आगे बढ़े। आप लोग बिल्कुल भी निराश मत हो किसी भी बात से। जो काम आपको हाथ में लगता है उसको करो और आगे बढ़ जाओ, फोकस्ड रहो। ये दुनिया और ये जहान, पूरा विश्व आपका है। सर, जाते जाते एक और आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि पिछले डिकेड में, 10 सालों में, 20 सालों में किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में बदलाव आया, ये आपने बताया भी, हमने देखा भी है और इसे एक्सपीरियंस भी किया, अनुभव भी किया। लेकिन आप दूरदर्शी भी हैं, आप समझते हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं। अगले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में क्या बदलाव आने जा रहे हैं, आप कुछ बता सकते हैं? अगले सालों में, अगले 10 सालों में बहुत बदलाव आएंगे। एक तो ऑनलाइन एजुकेशन अपने बिल्कुल टॉप पर होगी। दूसरा, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे कैंपस खोल देगी भारत में, इसलिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। तीसरा, मैं जो देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट का इतना बड़ा स्कोप आने वाला है कि आपको घर घर आपको वो एजुकेशन मिलेगी कि आप अपने घर पर ही कुछ कर कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये भारत सरकार भी बहुत तरीके से लगी हुई है, हम सब लोग लगे हुए हैं। जैसे हमने अपना लक्ष्य बनाया कि हम हर साल 5,000 बच्चे स्किल्ड करेंगे, जो 10वीं पास 10वीं फेल हैं, आगे नहीं पढ़ सकते हैं, उनको भी हम जॉब के साथ जोड़ेंगे और उनको पैरों पे खड़े करेंगे। आगे आने वाला समय बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस, स्किल डेवलपमेंट, मल्टी कोर्सेज, ये सब हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सर, एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं लगे हाथ, क्योंकि मुझे लगा था इंटरव्यू खत्म हो गया, लेकिन आपकी बातचीत से मुझे लगा ये सवाल भी पूछ लेना चाहिए। आपने एआई की बात करी, डिजिटल की बात करी, जो आजकल बच्चे कॉलेज नहीं आना चाहते, एक फैक्टर ये भी हो सकता है, सही या गलत आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, कि आजकल डिजिटल इतना बड़ा हो गया है कि बच्चे स्कूल जाते टाइम, कॉलेज से पहले ही वहाँ मोनेटाइज करते हैं, व्यूवरशिप के चक्कर में रहते हैं, रील्स बनती हैं और वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि उन्हें जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दिया है, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि पढ़ाई करें या कॉलेज जाकर अपना समय बर्बाद करें। क्या आपको ये लगता है कि सही है, या आपको ये लगता है कि एक एज इसमें फिट कर देनी चाहिए कि भाई इस उम्र से पहले डिजिटल पर जाकर कोई मोनेटाइज नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा सकता, ताकि सही समय पर वो पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद पैसा कमाने पर लगे? ये बड़ा डिबेटेबल विषय है, लेकिन मुझे लगता है इस पर आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि एक एज तक, स्पेशली 12 तक, तो बच्चे को किसी तरीके से मोनेटाइज करने की अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा ग्रेजुएशन तक भी नहीं मिलनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद बच्चा अपना मोनेटाइज भी करे और आगे की एजुकेशन करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक वो मैच्योर हो जाता है। अभी क्या इमेच्योरिटी रहती है, अगर अभी पैसे के चक्कर में पड़ गया तो फिर आगे की पढ़ाई नहीं होगी और उसका विकास वहीं रुक जाएगा। और पैसे के चक्कर में सिर्फ इतना नहीं, वो मोनेटाइज और व्यूवरशिप और रीच के चक्कर में इतना पड़ जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, कई गेमिंग और इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए जहाँ सुसाइड तक करने के लिए सुसाइड कर रहे हैं लोग। तो वो 12 तक तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, और 12 के बाद ग्रेजुएशन तक भी बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। और ग्रेजुएशन भी कुछ प्रोफेशन, कुछ वोकेशन अलाउ करने चाहिए, कहाँ आप ये काम कर सकते हो। पर देखिए, आप फॉरेन में भी जाइए तो हमारे बच्चे जो विदेश पढ़ने जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पढ़ाई करते हैं और एक्स्ट्रा टाइम में किसी होटल में या किसी और कंपनी में काम करके अपना पैसा कमाते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। वहाँ तक तो अलाउड है, लेकिन आप घर बैठे बैठे ही काम कर रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो हमारी एक तरीके से नौजवान, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपको तय करना है कि हमें कहाँ जाना है। दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आज भारत को बड़ी आशा भरी नज़रों से पूरा विश्व देख रहा है। भारत के 1%, 0.1% से भी कम लोग विदेश गए, पढ़ लिख कर गए। लेबर में गए वो अलग बात है, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ लिख कर गए 0.1% से भी कम लोग आज सारी विदेशी कंपनियों में छा गए। इवन वहाँ के प्रधानमंत्री तक बनने लगे। आप देखिए, पढ़े लिखे लोग, विश्व पूरा देख रहा है। वो लगता है भारत से बड़ा स्किल्ड कोई दिमाग वाला व्यक्ति कोई नहीं है। अब आपको छोटी मोटी कमाई करके ही घर पे रहना है, तो आप देखिए, अब जो बच्चा 10वीं पढ़ता हुआ अगर 10,000 रुपये महीने कमा सकता है, तो वो अगर अपनी कैपेसिटी को यूज करेगा, इसका मतलब उसका दिमाग तो तेज है। अगर वो अपने दिमाग को चलाएगा ठीक से, तो वो 10,000 क्यों 10 लाख रुपये महीने कमाने का वाला आदमी बनेगा। तो इसलिए ये तो रोकना चाहिए हमें। और आखिरी सवाल जाते जाते, वो आपके खास तौर से जो टच में लोग रहते हैं, चाहने वाले हैं, जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? क्या आप करने वाले हैं आने वाले दिनों में? कुछ शेयर कर सके तो। मेरी भविष्य की योजना ये है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अब बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाला हूँ और एक बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोलने वाला हूँ, जिससे कि गाँव में जो बच्चे 10वीं के बाद नहीं पढ़ सकते हैं या फेल हो जाते हैं, उनको भी मैं जॉब के साथ जोड़ूँ। और एक हमने अपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप अपने यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं,
मोहसिन जी, आप एक मेरी बात से इत्तेफाक रखोगे कि अब बच्चे कम हो गए। पहले 4-4, 5-5 बच्चे होते थे जी। अब ज़्यादातर पेरेंट्स के एक लड़का एक लड़की है। अब लड़की की शादी हो गई, अब लड़के को हम अगर 25,000, 50,000, 30,000, 35,000 की नौकरी भी लगाएं तो वो बेचारा, वो माँ बाप कहते हैं कि वो ये बाहर चला जाएगा, हम यहाँ राजस्थान के रहने वाले, आपने नौकरी लगा दी महाराष्ट्र में, तो वो हमें आके देखेगा कौन जी। तो इस वजह से अब इंटरप्रेन्योरशिप की ज़्यादा ज़रूरत है कि माँ बाप के साथ रहते हुए बच्चा अपनी एजुकेशन को यूज करते हुए क्या काम अपने गांव घर में ही कर ले, जिससे कि वो अपने 2-4 दोस्तों को भी अपने साथ लगा ले और कुछ काम भी अपना शुरू कर दे और माँ बाप की सेवा भी करता रहे। तो इसके लिए हमने इंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट बना दिया है पूरा कि इस बच्चे की जब 1 साल की पढ़ाई पूरी होगी उसके बाद उसके माँ बाप को बुलाएंगे और ये कहेंगे भाई ये 3 साल बाद पढ़ लेगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपने क्या कराना है, इसको कंपनी में भेजना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, या इसको अपने घर रखना है। इसको घर रखना है तो क्या काम करवाना है, जिसकी हम अभी से ट्रेनिंग देना शुरू करें इसको। जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है उसके लिए हमने डायरेक्टरेट अलग बनाया कि भाई तू शुरू से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर, और जिस बच्चे को कंपनियों में जाना है तो वो कंपनी कॉरपोरेट की तैयारी शुरू से करें। तो ये हमारा प्लान है कि हम आगे से हम इसको इस तरीके से चलाएंगे। एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट, एक मेडिकल कॉलेज हम लोग लाने वाले हैं। दूसरा, इसके अलावा हमारे कुछ प्रपोजल्स हैं, जैसे कश्मीर में हमने यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल डाला हुआ है। गवर्नमेंट जब चाहेगी, अगर हमें अलाउ करेगी तो हम वहाँ शुरू करेंगे। और दुबई में एक बहुत बड़ा हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे यहाँ से यहाँ अगर उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही किसी वजह से, तो हम उनको वहाँ ट्रेन करें और वहाँ मिडिल ईस्ट में उनको नौकरी दिलवा दें। ये हम काम करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ये शानदार आप प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मशहूर शिक्षाविद अशोक कुमार गाडिया जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और अपने ज़िंदगी के अनुभव हमारे और आपके साथ साझा किए। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हज़ारों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को कुछ सीख मिली होगी और माँ बाप और बच्चों में अब दोस्ती थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नई डिग्निटी के साथ। बने रहिए एमके टॉक्स, फॉलो करते रहिए एमके टॉक्स को। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आदाब।